Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So जैसे आपकी जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सीटेट के, उनकी ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आज का आपका, तो ये आपका 24 जनवरी का है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका पेपर फर्स्ट जो आपकी CDP है वो आपका कवर कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड एज्यूम्स। देखिए जो क्रांतिक अवधि है कि संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। तो देखिए क्या अवधारणा आपकी है, इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, या फिर नो इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, वेरी मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिवॉर्ड्स ऑन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए जो आपका क्रांतिक अवधि है उसके संप्रति की आपकी अवधारणा ही पूछ रहे हैं, जो कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड है। तो देखिए क्या एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, ये आपका बिल्कुल गलत है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या मिनिमल इम्पैक्ट पड़ता है हेरिडिटी का डेवलपमेंट पे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति जो होती है वो आपकी क्या होती है, क्रिटिकल पीरियड एज्यूम करता है, उसका जो कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो आंसर है आपका वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हिंदी में भी देख लेते हैं। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संपत्ति की अवधारणा है वो आपकी क्या है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विकास की नमनीयता। देखिए नमनीयता क्या, प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। तो देखिए किस दृष्टिकोण को आपके मानते हैं, तो देखिए ओनली नेचर डिटरमाइंस डेवलपमेंट। देखिए क्या सिर्फ नेचर जो है वो डिटरमाइन करता है डेवलपमेंट को, नेचर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, या फिर डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए सिर्फ जो नेचर है वो डिटरमाइन करता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है, हमेशा निरंतर चलता रहता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत छोटे बालकों के लिए देखिए जो प्राइमरी एजेंसीज हैं ऑफ सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, तो वो आपकी क्या होती है, जहाँ पर भी आपका फैमिली आ जाता है वो आपकी क्या हो जाती है, प्राइमरी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, इमीडिएट फैमिली, तत्कालीन परिवार जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी आपका फैमिली आ जाए वो आपकी क्या होती है, बच्चों के लिए प्राइमरी एजेंसी होती है। ठीक है, सोशलाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है। तो देखिए जो मेंटली स्ट्रक्चर जो आपका है, ठीक है, मेंटली रिप्रेजेंटेशन और थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो होती है आपकी स्कीमा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन्होंने पूछा है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्कीमास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं। तो देखिए जो जीन पियाजे के स्तर है उनमें से कौन से स्तर पर बच्चा जो है वो क्या करता है, कठिनाई महसूस करता है दृष्टिकोण को समझने में, तो वो होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है आपकी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है आपकी, उसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है आपकी, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। CCS आपका क्या होता है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास
किस चीज़ का उत्पाद है। देखिए लेवाइगोस्की सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए जो लेवाइगोस्की है, लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, तो वो होता है आपका सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस का। ठीक है, किसका होता है आपका सोशल इंटरेक्शन का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए Who among the following believed that human activity take place in cultural setting and they cannot be understood apart from those settings। देखिए किस जो आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक है, किसका मानना था, इनमें से किसका मानना था कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। तो ये आपका किनका था, ये था आपका लेवाइगोस्की का। ठीक है, किनका मानना था, लेवाइगोस्की। जहाँ पर भी संस्कृति आपका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं, ठीक है, वो आपके कौन है, लेवाइगोस्की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होता है। देखिए जब बच्चा जो है वो पनिशमेंट से बचता है, ठीक है, तो पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा जो क्या करता है आपका पूर्व परंपरागत स्तर पर होता है। किस पर होता है आपका, प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है। देखिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट आपका टीचर होता है उसके क्या आपके यहाँ पर विशेषता है, तो बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, अधिगम का मूल्यांकन अर्थकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, या फिर ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या होगा, ऐसी गतिविधियां आयोजित करनी बच्चे के लिए जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। तो देखिए कौन कौन सी बुद्धि है जो शामिल है और कौन सी है जो शामिल नहीं है। तो देखिए जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है वो आपकी इसमें शामिल है, ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस आपकी शामिल है और इंटरपर्सनल भी आपकी शामिल है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जो आपकी इंटेलिजेंस है वो इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने नॉट पूछा था, ठीक है, तो नॉट इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन इंटेलिजेंस इनकी जो थ्योरी है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ आपका भी कथन है, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तर्क है, मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं और जो ऑप्शन नंबर जो आपका तर्क है आर वो क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर जो है वो एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़िवादिता को चुनौती दें, या फिर रोज़मर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। देखिए जेंडर पक्षपात हमें नहीं करना है, ठीक है, चर्चा से बचा जाए ये भी हमें नहीं करना है, प्रतिबंधित किया जाए ये भी हमें नहीं करना है। क्या देना है, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं जो रूढ़िवादिता को क्या करें, चुनौती दे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, या फिर विद्यार्थी को नामकरण करना। देखिए बच्चों को लेबलिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है, बच्चों को लेबलिंग आपको नहीं देनी है। और जो भी ऑप्शन है आपके वो तीनों के तीनों आपके क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो आपके बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि
कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, रटकर याद करने पर बल दिया जाए। देखिए रटकर याद करने पर बल नहीं देना है। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। जो सहयोगात्मक कार्य कोलैबोरेटिव लर्निंग को आपको प्रमोट करना है, ठीक है, उससे बचना नहीं है। अभी देखिए चर्चा और बहस को टाला जाए, ये भी आपका कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, वही आपका क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस देगा उसको, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए जब आपको बोला जाए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका किसके अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब भी क्या होता है कोई चीज़ टीचर आपको पढ़ा रहा है, उस पढ़ाते समय जब टीचर आपसे क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, उस पाठ्यक्रम के बीच में जब टीचर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आप यहाँ पर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों को समान संजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए, आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसी चर्चाएं सुसाजित करनी चाहिए जिससे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है कि बच्चा क्या करे कि जो आपका डाइवर्सिटी है उसकी रेस्पेक्ट करे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करे। तो ऐसा ही हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चर्चाएं हमें करनी चाहिए कक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाज़ों और दूसरे वास्तुकला संबंधी स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है। तो देखिए ऐसा करके जो स्कूल है वो क्या कर रहा है, आपका इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, किसको, समावेशी शिक्षा को आपका क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जो आपका क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। तो देखिए एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए, जो दृष्टिबाधित आपके बच्चे हैं तो उसको देने से क्या बचना चाहिए, गिविंग विजिबल कल्चर नोट्स। देखिए उनको क्या करना है, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स उनको नहीं देने हैं, ठीक है। किस चीज़ को देने से बचना चाहिए, आपका दृष्टि अव्यवस्थित नोट्स को देने से आपका बचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं आपसे पूछ रहा है, उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रखने में अक्सर मुश्किल होती है, वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं, वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं, या फिर उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं है, अतिक्रियाशीलता। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अक्सर उनको मुश्किल होती है एकाग्र रहने में, वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं, बेचैनी रहती है, बेचैन दिखते हैं, ठीक है, वे काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो पूछ रहे हैं आपको कौन सा नहीं है, तो देखिए उनकी जो काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत ही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियाँ छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए कौन से उपागम का यहाँ पर इस्तेमाल आपका किया जा रहा है, तो यहाँ पर किया जा रहा है आपका एक्सेलरेशन, किस चीज़ का, आपका त्वरण का, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका एक्सेलरेशन का इस्तेमाल यहाँ पर बच्चे को कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु जो मीनिंगफुल लर्निंग है, कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को डैश के अत्यधिक अवसर मिले। तो देखिए किस चीज़ के जो है अवसर बच्चों को दिए जाने चाहिए, तो यहाँ पर होगा आपका कंस्ट्रक्ट नॉलेज, किस चीज़ के होने चाहिए, आपके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के आपके अवसर देने चाहिए, ठीक है, ज्ञान का निर्माण करने के अवसर आपको देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शुड बी फैसिलिटेड टू बी। देखिए जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को बनाने के लिए सुसाधित करना चाहिए। क्या बनाने के लिए उनको सुसाधित करना चाहिए? तो बच्चों को क्या इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र विचारक बनाने के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अभिकथन वाला क्वेश्चन है ये। अभिकथन ए है, शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तर्क है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर आप अमूर्त विषय वस्तु को, ठीक है, या पुस्तकीय अधिगम को बल नहीं देंगे। ठीक है, तो आपका जो तर्क है वो तो आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर क्या है आपका? बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब, देखिए जो लर्निंग है वो मोर इफेक्टिव होती है व्हेन कंटेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, टीचर्स पेडागोजी इज बिहेवियरिस्टिक, लर्निंग गोल्स आर एग्जाम सेंट्रिक, या फिर इट इज़ एक्सपेरियंशियल इन नेचर। तो देखिए विषय वस्तु को जटिल नहीं बनाना है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र जो है वो व्यवहारात्मक बिहेवियरिस्टिक होती है। टीचर्स पेडागोजी ये भी आपका नहीं होगा। अधिगम लक्ष्य जो है वो सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक हो, ये भी आपका गलत है। ठीक है, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो, क्या हो आपका जो लर्निंग है वो क्या हो? एक्सपेरियंशियल हो नेचर में। ठीक है, नेचर में क्या होनी चाहिए आपकी? एक्सपेरियंशियल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? तो देखिए वो किस युक्ति का आपका यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है? तो वो इस्तेमाल कर रही है आपका किस चीज़ का? एनालॉजिकल थिंकिंग का। किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है? आपकी एनालॉजिकल थिंकिंग का। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका है, ये भी आपका विघटन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका बिल्कुल गलत है। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए और आर यहाँ पर आपके दोनों ही गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय को, देखिए विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा हमें नहीं करना है, ये आपका बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा आपको नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सारे नेगेटिव्स आपके कट गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव आपका क्या बच गया? विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अधिगम सहायता असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो देखिए योग्यता के प्रति ऐसा जो दृष्टिकोण है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है एंटिटी व्यू। क्या होता है आपका? एकल सतत्व दृष्टिकोण। एकल सतत्व दृष्टिकोण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा हमें नहीं करना। विभिन्न हिस्सेदारों जैसे माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करना। बहुत सख्त कठोर सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करना। पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम हमें नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? तो देखिए कौन सा है आपका जो सहयोग नहीं करता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, मानकीकृत पाठ्यक्रम और अध्यापन का संरचनावादी उपागम। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम जो है वो आपका नहीं करता है। नोट आपसे पूछ रहे थे, ठीक है, तो वो है आपका स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ऐसे ही मेरी और क्लासेस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको मेरा जो सेशन है वो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।